इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा से। इनसे बातचीत कर रही हैं रेनू बंसल। आज हमारे स्टूडियो में एक कमसिन हसीना हमारे साथ है। इन्होंने अपना नाम ऋचा शर्मा बताया। मैंने बिल्कुल सच बताया है रेनू जी। ऋचा जी नमस्कार। रेनू जी आपको भी मेरा नमस्कार और हमारे श्रोताओं को जो इस वक्त हमारी यानी कि कमसिन हसीना की आवाज सुन रहे हैं उसका भी बहुत बहुत नमस्कार। ऋचा जी ने हमें बताया कि गायन का शौक है, साथ ही आप एंकर भी हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में ये जो सफर आपने तय किया है, पीछे मुड़ के देखती हैं तो ये सफर आपसे क्या कहता है? सबसे पहले तो कहता है कि वाकई ये छोटा नहीं काफी लंबा सफर मैं तय करके आई हूँ। जब मैं 8 साल की थी, ये नहीं बताऊंगी कि मैं अभी कितने साल की हूँ। और मैं जब 8 साल की थी तब से मेरा ये सफर चलता आ रहा है। बहुत सी तकलीफें और बहुत सी मस्ती और बहुत सी आशाएं, जितना भी कहूँ कम है इस सफर में मैंने तय किया। ऋचा जी, ये जो इतना लंबा सफर रहा, जिसमें खुशी भी मिली, थोड़े कांटे भी आए, थोड़े फूल भी मिले, तो ये सफर आपने कब तय किया कि ये शुरू करना है और क्यों किया? देखिए, मैं बिलोंग करती हूँ एक ब्राह्मण फैमिली से। मेरे पापा स्वर्गीय पंडित दयाशंकर उपाध्याय जी, वो म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वैसे वो कथावाचक थे, कथा बाँचते थे और उसमें कहीं ना कहीं म्यूजिक जरूर था क्योंकि वो गाते थे। और ब्लड में कह सकते हैं मेरे दादाजी वो बहुत अच्छा गाते थे। और जब मैं पैदा हुई, मैं जब अपने पापा को सुनते सुनते बड़ी हुई, 8 साल की हुई, तो घर में भी छोटे मोटे भजन कीर्तन, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, घर में ये माहौल था। सुबह उठना है तो ओमकारम करना है, भगवान को मनाना है, सुबह ये वो सब गाते हुए ही हमारी पूजा पाठ होती थी। फिर जब 8 साल की मैं हुई तो मैंने भजन गाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे यही प्रोफेशन अपनाना है, मुझे गाना है। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सामने वाला रिएक्ट कर जाए, मैंने कोई गाना गाया, सामने वाले ने रिएक्ट किया कि अच्छा लड़की तो बहुत अच्छा गा रही है, बच्ची तो बहुत अच्छा गा रही है, तो ये चीज़ आपके अंदर एक उम्मीद जगा देती है। शायद मैंने अपने जीवन में उस उम्र में यही एक ऐसा काम किया हुआ था जिसने सामने वाले को रिएक्ट किया और मुझे अंदर ये एहसास हुआ कि मुझे गायन क्षेत्र में जाना है। धीरे धीरे पापा से थोड़ी तालीम ले ली, जितना उन्होंने मुझे दिया। बचपन से ही जागरण माता के बहुत किए, भजन संध्या, रिलीजियस फंक्शंस मैंने बहुत किए। ऐसे मेरा ये सफ़र शुरू हो गया। ये सफर आपने भक्ति से शुरू किया जी, लेकिन संगीत की जो विधिवत शिक्षा थी जी, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत या ये जो हमारा लाइट म्यूजिक है, इसकी शिक्षा कब और कैसे ली? और आज आप जहाँ हैं, आप सोचती हैं कि इतनी शिक्षा काफी है या कहीं और आगे जाना है? मुझे काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, मेरे को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और बहुत सी जगह मुझे सम्मान मिला। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर शिक्षा लेनी चाहिए इसकी। मुझे कुछ ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का। काफ़ी सालों के बाद मैंने गंधर्व महाविद्यालय में, दिल्ली में है जो, वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग, जिसे का प्रॉपर नहीं कह सकते, वहाँ मैंने एक तरीके से क्या होता है संगीत का सार, वो शुरुआत किया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस तरफ बिजी थी, शोज हो गए, जागरण हो गया, इन चीज़ों में बिजी थी। अभी मेरे दिमाग में ये कहीं भी नहीं था कि मुझे बॉम्बे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। बस ये था कि मुझे गाना है, बस गाते रहना है और जितना हो सके गाना है, बिकॉज मेरे अंदर आत्मा में म्यूज़िक इस तरह से आ चुका था। वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद जितनी भी मैंने ली, ज़्यादा नहीं ली, फिर भी मुझे महसूस हुआ नहीं, अभी कमी है। मैंने एक बॉम्बे आने का विचार तब बनाया कि मुझे काफ़ी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो कुछ और भी करना चाहिए, यहाँ एंड नहीं है। एंड तो फिर कहीं भी नहीं होता है, चाहे आप कहीं भी पहुँच जाएं, कहीं ना कहीं तो आपको लगता है नहीं अभी तो और आगे जाना है। तब मैंने बॉम्बे आने का सोचा और गंधर्व महाविद्यालय से मैंने विधिवत
शिक्षा जो आप कह रही हैं वहाँ से शुरुआत किया था। तो आपका जो पसंदीदा संगीत का क्षेत्र है वो कौन सा है? लाइट म्यूजिक डेफिनेटली, लेकिन कहते हैं कि एक मकान जब बनता है तो उसकी नींव, उसकी बुनियाद पुख्ता होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। चाहे आप वो लाइट म्यूजिक में जाए, पॉप में जाए, आपको मालूम होना चाहिए जो आप गा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है, आप उसको और करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस शिक्षा को मैंने लेना जरूरी समझा। तो ये जो शिक्षा ली है आपने, थोड़ा सा हमें गा के नहीं बताएंगे कि आप? ली नहीं है, ली लेनी शुरू की, जिसे मैं ये कहूंगी, क्योंकि ली है का मतलब हो जाता है कि खत्म हो गई मेरी शिक्षा खत्म। मैंने गुरु धारण किया है पंडित आस्करण शर्मा जी को। मुझे उनको देख के महसूस हुआ कि नहीं, ये मेरी मंजिल है। शायद इतने वक्त से जो मैं ढूंढ रही थी, मेरी सर्चिंग चल रही थी, किसको जो मुझे एक बाप का भी प्यार दे, जो मुझे एक गुरु का भी, जो राह दिखाएं हर तरह से मुझे, वो मेरे कण कण से कि मुझे क्या ठीक करना चाहिए, क्या गलत कर रही हूँ, वो मुझे बता सके। तो मैंने उनको गुरु धारण किया है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है ऐसा करके। आपके संगीत का ये शौक आपको फरीदाबाद से मुंबई तक ले आया है, और मुंबई में अब मैं कह सकती हूँ कि आपके कदम मजबूत हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपने फिल्मों के लिए गाया है? मैंने सबसे पहले गाया था सावन कुमार जी की फिल्म आई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम उन्हीं के घर पे मैंने एक माता की चौकी का प्रोग्राम दिया था। वहाँ पे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी और उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं अपनी फिल्म में चांस दूंगा। मेरे को फर्स्ट ब्रेक देने वाले फिल्म के अंदर सावन कुमार टाक थे। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में गाना दिया। मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक में गाना गाया था जो कि बैकग्राउंड सॉन्ग था, मोहब्बत ऐसी मेहंदी है ये जब भी पीसी जाएगी। बहुत सुंदर गीत था, लेकिन क्योंकि वो बैकग्राउंड था लोगों का ध्यान इतना नहीं गया। मेरे लिए खुशी की बात थी, मेरे करियर पर एक स्टैंप लग गया था प्लेबैक सिंगिंग का कि हाँ मैंने एक फिल्म में गाया है। मेरी शुरुआत ही फिल्म से हुई थी। आपने सावन कुमार टाक की उस फिल्म का नाम नहीं बताया जिसमें आपने गाना गाया। अब बताती हूँ ना, सलमा पे दिल आ गया उस फिल्म का नाम था, और म्यूजिक डायरेक्टर उसके आदेश श्रीवास्तव जी थे। तो किस किस म्यूजिक डायरेक्टर का दिल आपकी आवाज पे आया उसके बाद? देखिए, इस बारे में मैं नहीं जानती हूँ कि दिल उनका आया कि नहीं आया मेरी आवाज़ पे। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, अपने म्यूजिक डायरेक्शन में मुझे गवाया, यही मेरी खुशकिस्मती है। मैं बहुत अच्छा समझती हूँ कि वो लोग मुझे बुलाते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उनकी। अभी तक अनु मलिक जी के साथ, संदेश शांडिल्य, जतिन ललित जी, AR रहमान साहब और अली गानी जी और विश्व मोहन भट्ट जी, आनंदराज आनंद जी, वनराज भाटिया जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ आप काम कर रही हैं और हर संगीतकार की अपनी स्टाइल होती है जी काम बिल्कुल करने की। बिल्कुल। तो कौन सा संगीतकार है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं उसके साथ काम करने में? देखिए, जहाँ तक कंफर्टेबल की बात है, जब गाना मिलता है मुझे गाने के लिए ना, उस वक्त मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, चाहे वो कोई भी संगीतकार हो। क्योंकि हर संगीतकार, जैसा कि आपने पहले दोहराया, मैं दोहराती इस बात को कि अलग स्टाइल होती है। तो मैं किसी को नहीं कहूँगी कि वो बहुत अच्छे हैं या वो बहुत अच्छे हैं। सभी अपने गाने में पूरी जान डालते हैं अपनी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर संगीतकार का गाना उसी दिल और उसी मेहनत से गाएं। ये नहीं सोचती कि शायद इस म्यूजिक डायरेक्टर के गाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो यार घास काटो गाओ और चलो। नहीं, मेरे लिए सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है और यही कारण है कि हम लोगों को मौका मिलता है अलग अलग तरह का गाना गाने को। नहीं तो आप भी एक तरह का गाना गाते 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 टाइप्ड हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने जब सबसे पहले आदेश श्रीवास्तव जी के साथ काम किया, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक था। उसके बाद मैंने ललित सेन जी के साथ हेरा फेरी में तुन तुनक तुन एकदम वेस्टर्नाइज गाना गाया। ताल का मैंने एकदम सूफी अंदाज में गाया। फिर मैंने उन्हीं का ही जुबैदा में एक ठुमरी गाई। फिर एकदम लटका झटका सॉन्ग आ जाता है, तरकीब का, दुपट्टे का पल्लू। फिर आदेश जी के साथ अनु मलिक जी की लज्जा में थोड़ा सैड मूड का मेहंदी का गीत। इस तरह से अलग अलग सबके मैंने गीत गाए और मुझे यही खुशी है कि सब मुझे अलग अलग मूड गाना गा रहे हैं। मेरे गाने को या मेरे गले को अलग अलग स्टाइल मिल रहा है।
आपने कहा कि आपने स्टेज शोज भी बहुत किए, ऑल ओवर वर्ल्ड किए हैं। और आप एंकर भी हैं जी। ये जो दोनों है ये साथ साथ कैसे चलते? जब मैंने अंताक्षरी ज्वाइन किया एज ए एंकर, तो मेरे दिमाग में किसी कोने में ये नहीं था कि मुझे एंकरिंग करके बोलबाला करके अब कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो नहीं था। मैं अंताक्षरी बहुत वक्त से, जब से शुरू हुआ तब से देखती आ रही थी, और मैंने एक चीज़ उसमें ये नोट की कि बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। इस अंताक्षरी में मुझे वो सब ज्ञान मिलता है। बिसाइड मतलब म्यूजिक को छोड़ के भी आपको जनरल नॉलेज बहुत मिलती है। एंकरिंग के साथ साथ स्टेज शोज के साथ साथ आपका जो रियाज है उसमें कहीं कमी तो नहीं आती है? मैं जो भी बोलूंगी सही के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं पूरे हफ्ते में 7 दिन जो होते हैं, सच्चाई बोल रही हूँ एकदम 5 या 6 दिन मेरा रियाज होता है। उन 7 दिनों में 1 या 2 दिन छूट भी जाते हैं, और उन 5-6 दिनों में भी मैं ये नहीं कहूँगी मैं 10-12 घंटे रियाज करती हूँ, 8 घंटे। मुझे कहते हुए डर लग रहा है, लेकिन मैं सच्ची बोल रही हूँ एकदम। मैं 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा, और ज्यादा होता है मिनिमम 1 घंटा तक मैं देती हूँ अपने गाने को, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मुझे और वक्त देना है, और मैं अब मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ज्यादा वक्त दूं। तो आप हमें इस वक्त क्या गाकर सुनाएंगी? कोई फिल्मी गाना सुनाएंगी या कोई मैं गला थोड़ा साफ कर लूं, आपने सवाल ऐसा किया है तो गाना तो मुझे है ही। मैं आई किस लिए हूँ यहाँ पे? मेरे श्रोता लोग जो ये इस वक्त सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे यहाँ भी एंकरिंग शुरू कर दी, बोली जा रही, कुछ गा के भी बताइए यार। बिल्कुल सुनाऊंगी। मैं फिलहाल तो सुनाने वाली हूँ जुबैदा की वो ठुमरी। सैया छोड़ो मोरे भैया, सैया छोड़ो मोरे भैया, सैया मानो भी कन्हाई होगी जग हंसाई। देखो देखो देख रही है सारी गुइया, देखो सैया मोरे सैया छोड़ो मोरे भैया, सैया छोड़ो मोरे भैया, सैया। क्या बात है ऋचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू वेरी मच। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत नमस्कार। ये थी जानी मानी पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा से रेणु बंसल की बातचीत। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले, और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है।